स्टूडेंट्स, मैं अमन तिवारी पर्ल एजुकेशन से आपको आज फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग चैप्टर है 11th और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होंगे सभी लोग जेई मेंस, सीटी, एडवांस, नीट सबका सबसे पहला पार्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स। इससे पीछा नहीं छूटेगा, चाहे आप मेडिकल ज्वाइन करो, कुछ भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये क्या है? जितने भी फंक्शंस हैं आप लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आप लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा हुआ है। अभी कुछ छोटे मोटे टिपिकल एडवांस मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम्स, मॉडुलस। इसका बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। उस बेसिक एप्लीकेशन को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने वाला नहीं हूँ इसमें, आपको बेसिकली, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में उसका छोटा छोटा पार्ट बार बार आएगा, तो आपको अभी सिखाया जाएगा। जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे हैं उनको ये पार्ट 12th में बहुत बड़े कोर्स के नाम पे सिखाया जाएगा, कैलकुलस। हम उसे अभी बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से करेंगे। हम कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, जस्ट एप्लीकेशन बेस इसका काम करने वाले हैं। ठीक है, लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन। हमने आज तक बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को एक नया नाम दिया गया फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, एरिया। सभी ने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ अब एक बात तय हो चुकी है कि अगर एरिया को हम A रखें और R, व्हाट इज R? R हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ इसमें अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें रेडियस का पता होना चाहिए। जब तक अगर रेडियस का आइडिया नहीं मिलेगा, हम कभी भी एरिया के बारे में नहीं पता कर सकते, कितना भी मेहनत कर लें। तो रेडियस क्या हो गया? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऊपर एरिया डिपेंड करता है। तो ये पार्ट जो है वो हमारा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, आप सभी ने वेरिएबल का नाम सुना होगा। वेरिएबल वो पार्ट होता है क्वेश्चन का जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। ठीक है, इसके साथ क्योंकि ये डिपेंडेंट है और ये किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सर्कल का एरिया पूछा तो रेडियस फिक्स हो चुका है। रेडियस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पिज्जा जो आपके घर पे आपने कभी ऑर्डर किया, उसका एरिया क्या है, तो आप उसका पहले डायमीटर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, रेडियस निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वो रेडियस जो है वो तुम्हें एरिया देगा। तो एरिया क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और रेडियस जो होगा वो हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये बाकी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एज सच पिज्जा की हमें एरिया निकालनी थी तो उसके मास के ऊपर रेडियस डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि क्या सर्कल में हम लोगों ने से बनाया है, कितना डॉ था, वो मेकर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर हम बात नहीं करने वाले। तो एरिया बेसिकली क्या हुआ? एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि ए इज डिपेंडेंट ऑन आर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वो फॉर्मूला है जो हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, नए नाम देकर लिखने वाले हैं। क्या? ए इज फंक्शन ऑफ आर। ए इज फंक्शन ऑफ आर। पहले हमने क्या लिखा कि एरिया इज डिपेंडेंट ऑन आर। अब हम उसी चीज को यहां पर लिखेंगे, ए इज फंक्शन ऑफ आर। और इसे डिनोट करने का एक बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मेट है कि A इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, और दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हम लोगों ने तरीका चेंज किया है बात को सुनने और समझने का, था वही
जो पहले था, पहले भी फॉर्मूला था a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अभी भी वही फॉर्मूला a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट ये बताया गया कि जो a है वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। एज सच एक और एग्जांपल मैं छोटा सा लेता हूं। मान लीजिए कि आपको अपने घर पे पेंटिंग करानी है, तो पेंटिंग कराने के लिए आपसे पूछा गया कॉस्ट कितना लगेगा। तो जो पर्सन पेंटर है वो आपसे पहले बोलेगा कि पर फुट स्क्वायर मुझे बताना है, ठीक है, मतलब पर स्क्वायर फीट कितना आपका कॉस्ट है। तो उसने बोला पर स्क्वायर फीट 5 रुपए लगने वाले हैं। तो एज सच आपको अब क्या करना है, कॉस्ट पता करनी पेंटिंग की। तो पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एरिया है उसके ऊपर हमारा रुपये डिपेंड कर रहा है। तो कितना रुपए लगेगा वो स्क्वायर फुट बताएगा, और टोटल कितना लगेगा वो कितना एरिया है वो डिफाइन करेगा। तो टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ द हाउस, वॉल एरिया ऑफ द हाउस, एंड वॉल एरिया पर वॉल एरिया इज डिपेंडेंट ऑन 5 रुपये। तो 5 रुपये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्स है, जिसे आप लोग एरिया में पुट करोगे, जिसे आप लोग टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पुट करोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर का कंडीशन बताया मैंने, ठीक। ओके ओके, नाउ यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं समझ रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नोट करना, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आई एम कंटिन्यूइंग। नाउ फाइनली अपने को ये समझ में आया एरिया जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, सो एरिया इज फंक्शन ऑफ आर। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमने कई फॉर्मूले पढ़े हुए क्लास 10th में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा बच्चा, हमने पढ़ा y इज इक्वल टू साइन थीटा, अभी तक ये चल रहा था। तो अगर मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दैट मीन्स y की वैल्यू जो कि साइन थीटा है वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या है। फिर से देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1/2। दैट मीन्स ये जो y है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मतलब हमने आज तक इसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में पढ़ा। आज ये कहानी क्या हो गई, आज कहानी बोल रहा है कि y जो है वो थीटा का फंक्शन है। मतलब अगर मुझे इसे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। और ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको, साइन को। तो ये हमें क्लैरिटी आई, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ थीटा दैट इज साइन थीटा। जो फॉर्मूले पहले थे उन्हीं को हम लोग नए फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का तरीका खोज रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी फॉर्मेट होगा आगे समझ में आने के लिए, ठीक है। हमने इसे पहले भी किया हुआ है, बस नाम नया दे रहे हैं। ओके, नाउ आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हमने पढ़ा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां पे ये था डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट। अब इसकी एक सर्टेन वैल्यू है, इसकी भी एक सर्टेन वैल्यू है, इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन एंड रेंज। ये आपको इससे समझ में नहीं आएगा जितना कि उस पार्ट से समझ में आएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर मैंने साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा में एंगल जो है वो 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120, 720, 1028, बहुत सारा एंगल बन सकता है। मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट y? y तो बेसिकली साइन है ना, y क्या है, साइन है। मतलब साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर हमें 10th का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है
उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ी है, और उसमें बताया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रोटेट करेगी। तो मतलब y की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में रोटेट करेगी, -1 से +1 के बीच में रोटेट करेगी। तो यही इसकी वैल्यूज हो सकती है। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है, these set of values and these set of values of independent variable is called domain, and set of values for dependent variable is called range. ठीक है, I am writing it. पॉज कर दो ना बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया, y इज इक्वल टू साइन थीटा में थीटा की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। दैट इज सेट ऑफ वैल्यू फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल इज डोमेन। इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और वहीं पे जो y है वो हमारा क्या है बच्चा, -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होंगी उसमें साइन की थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करने पे साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रिवॉल्व करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ वैल्यूज फॉर इंडिपेंडेंट, my mistake, this is dependent variable and this one is independent variable. Set of values for dependent variable is range and set of values for independent variable is domain. Now इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। I am going to solve this question. ठीक है, ओके, आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ √2, f ऑफ प्लस पाई, f ऑफ x प्लस 1। इसके साथ और भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ना। फंडामेंटली देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। कहा गया y जो है वो एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन हमने बहुत पहले देखी हुई है। अब इसी चीज को नए तरीके से लिखा गया। y को हम लोग पहले लिखा करते y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो f ऑफ x में x है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये डिनोट कर रहा है कि x की वैल्यू -1 रखो। मतलब जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, देखिए फिर तो हमने क्या लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर f ऑफ -1 बताइए। -1 तो x की जगह पे -1 है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1 पुट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज 1। ठीक, सिमिलरली f ऑफ 0 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे बेटा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, दैट विल बी 0 अगेन। सिमिलरली अगला क्वेश्चन क्या बोला, f ऑफ 12, आई डोंट थिंक सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या दे रहा है, नाउ रूट ऑफ 2, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कैसे करें। व्हाट इज रूट, बेसिकली रूट क्या है, स्क्वायर का इनवर्स है, उल्टा है। ठीक है, तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, जस्ट एज इट इज। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। फिर क्या बोला, f ऑफ पाई, पाई मतलब अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा गया, पाई, तो जो x स्क्वायर लिखा वहां पे मैं क्या कर दूं, पाई का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो पाई का स्क्वायर क्या होता है, पाई का स्क्वायर एज सच कई बच्चों को कैलकुलेशन करना होगा, 3.14 वगैरह करते रहेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे इस तरीके से न लीजिए। एक बहुत ही जनरल कैलकुलेशन बार बार यूज होती है जिसमें पाई स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली जी कंसीडर करते हैं। जी, अब जी नाम कई लोग को समझ में आया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी नाम कई लोग को समझ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 9.8। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, लगभग उसी के आसपास आएगा। तो आप इसे 9.8 लीजिए या फिर इसे 10 लीजिए, आपकी कैलकुलेशन कई जगहों पे सिंपल कर देगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लिया भी था, आप देख सकते हैं इसे। फिर एक कहानी आई यहाँ वाली, ये क्या लिख रखा है सर, f ऑफ x प्लस 1 कैसे लिखेंगे। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बोल रहा है, f ऑफ x प्लस 1।
मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस 1, तो x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चा, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझिए क्या लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। मतलब जब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 स्क्वायर था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 स्क्वायर था, यहाँ पे √2 था तो यहाँ पे √2 स्क्वायर था। इसका मतलब जब यहाँ पे x प्लस 1 होगा तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, नहीं समझा एक बार फिर से रिवाइज करिए, रिपीट करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। ये छोटा सा पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। अब हम और भी कर सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ इसे सॉल्व करिए, f ऑफ 1 बाई एक्स, f ऑफ 1 बाई एक्स, जल्दी सॉल्व करिए मेरी तरफ से। आई थिंक आप लोगों ने किया। नाउ 1 बाई एक्स का स्क्वायर, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसे पॉज करके सॉल्व करिए और फिर इसे स्टार्ट करेंगे। f ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, ओके, 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा। तो अगेन मैंने यहां पे जैसे आपको बताया बेटा कि रूट का स्क्वायर करने पे रूट हटेगा, सिमिलरली यहां पे हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर बाई रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। नाउ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो इस रूट हट जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई एक्स। इट इज एज सिंपल एज यू कैन सी। ठीक है, मैं इसे इरेज करूंगा और आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको खुद सॉल्व करना है, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, मैंने उसे इरेज कर दिया है। अगर आपको देखना तो आप उसे पॉज करके और फिर से देखिए, रिपीट करिए। अभी मैंने आपको एक नया क्वेश्चन दिया है, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, सॉल्व करिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। मत करो नहीं, ओके, आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा इसे सॉल्व। अब अटेम्प्ट आपका करना जरूरी है बेटा, अटेम्प्ट आप करोगे तो हम आपको और हेल्प कर पाएंगे, हमारा काम आपको हेल्प करना है। यहां पे देखो इसे बस, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। दैट मीन्स x की जो भी वैल्यू इस पूरे सिस्टम में आपको दिखाई पड़ रही है, वहां पे इस, जैसे यहां पे मैंने लिखा f ऑफ x की जगह पे लिखा है f ऑफ 1, दैट मीन्स इस x की जगह पे 1, तो जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे हमें 1 पुट करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछा f ऑफ 1, तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई 2। ठीक, फिर से ट्राई करते हैं। f ऑफ -2 क्या है, f ऑफ -2 जो है वो बोल रहा है -2 स्क्वायर डिवाइड बाई -2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी, -2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4, फिर -2 स्क्वायर कितना, 4 प्लस 1, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 4 डिवाइड बाई 5। आप इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहे 0.8 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है उसके हिसाब से। f ऑफ √2, f ऑफ √2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई √2 स्क्वायर प्लस 1। तो √2 का स्क्वायर हमने फिर से देखना है, ये हो जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर हुआ 2, अगेन √2 का स्क्वायर कितना 2, और यहाँ पे प्लस 1 आएगा, तो इस वैल्यू विल बिकम 2/3, दैट इज 0.667। ओके, तो आई थिंक आपने किया। ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था फंक्शन स्टार्ट करने का, इसमें हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक सिंपल फंक्शन के बारे में बताया। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे कितना टोटल कॉस्ट क्या लगेगा, तो डिपेंड करेगा कितना पेंट यूज हो रहा है, कितना वॉल एरिया है, दैट मीन्स उसमें डिफरेंट फंक्शंस आ जाएंगे, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम इसे ट्राई करेंगे आपको पहुंचाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, तो जो हमने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको बताया, ये सब बातें यहाँ पे, ये 11th का बहुत ही बेसिक पोर्शन है।
हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने बताया। इसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शंस है। आप इसे पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है, बेटर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप हमें रीच करिए, हमारे इंस्टीट्यूशन पे आइए। हम आपको आगे की बातें बताएंगे, डाउट्स रहते हैं उसे भी क्लियर करेंगे। जो भी आपको क्लियरिटी आएगी आपके फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लीज, थैंक यू।